गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। तो कल जो क्लास हमने जहाँ छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये पॉलिटी है। पॉलिटी का कुछ शॉर्ट नोट्स बाय ट्रिक्स आप लोग को कराए जा रहे हैं ताकि आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और उसके अलावा जितने भी यूपीएससी से लगाकर यूपी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सबको इस कंटेंट से हम फाइट कर सकते हैं। क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा कंटेंट है जहाँ पे हमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है बिना हेर फेर के। तो चलिए, हमने देखा कि एक कंपनी बनाई गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसकी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें हमारे इतिहास से क्या क्या लिया गया। इतिहास जैसा कि आप जानते हैं कि 200 सालों से हम पे अंग्रेज राज कर रहे थे। तो उसी में से उन्होंने जो रूल्स बना के भेजे थे, रूल रेगुलेशंस, उन्हीं में से कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो हमें अच्छे लगे, हमारे काम के थे, वो हमने अपने संविधान में भी मेंशन करे हैं। तो इसके लिए कौन से में से क्या क्या लिया गया ये एक बार हम समझ लेते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोग के क्लास समझ में आएगी। बाइलिंगुअल चल रही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो समझ लें आप, 1773 से लेके 1858 तक हमें क्या मिला? हमारे ऊपर जो भी नियम बनाए गए थे वो कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। जो डायरेक्ट कंपनी थी, कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। बट 1858 के बाद में जितने भी रूल रेगुलेशन आए थे वो सब हमारे लिए कहाँ से बन के आए थे? वो क्राउन ने बना के भेजे थे, यानी महारानी ने। तो चलिए, हमें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे ऊपर तो तब भी ब्रिटेन का राज था और फिर भी ब्रिटेन का ही राज रहा। चलिए, पहला जो प्रावधान था वो क्या था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम उठाया गया था। ठीक है, तो हम पर क्या किया उन्होंने? नियंत्रण किया। उसके बाद में विनियमित करने के लिए जो भी था वो पहला कदम था, पहला नियम बन के आया था जिसे हमें फॉलो करना था। तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। हमारे यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन नहीं था तब। उस समय हमारे यहाँ राज्यों में अलग अलग राजाओं की डायनेस्टी थी। चलिए आगे देखते हैं कुछ फीचर्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट बन के आया था वो कब बन के आया था? 1773 में। अब 1773 में कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे लिए बहुत काम किए हैं, जैसे एग्जामिनर पूछा करते हैं तो उन्हीं पे हम फोकस करते हैं। पहला पॉइंट रखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। इन जो बंगाल के गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल बना दिए गए। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल बना दी गई। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, बम्बई और मद्रास के राज्यपालों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ कर दिया गया। तो जो भी बम्बई और मद्रास के राज्यपाल थे उन्हें बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था उसी के अधीनस्थ कर दिया था। अगला पॉइंट है कलकत्ता 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश करा गया। यानी कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया था? 1774 में। लेकिन इसका प्रावधान कब मिल गया था हमें? 1773 में। उसके अलावा एक न्यायाधीश थे उसमें और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का संचालन निकाय बना गया। यानी जो भी राजस्व और नागरिक या सैन्य मामले आया करते थे उनकी रिपोर्टिंग होनी थी, वो किस में होती थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी का संचालन निकाय। एक ऐसी चीज़ बनाएगी जिसमें कुछ लोग थे जो कि इस पे काम किया करते थे। हम अगला देखते हैं 1781। इसे बोला जाता था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट क्यों बोला जाता? क्योंकि कुछ बंदोबस्त था इसमें जो कि करना था। अगर कोई भी नियम अचानक से बन के आता है तो उसमें बहुत सारी चूक रह जाती है, जिसे सुधारने के लिए सरकार वापस से कुछ ना कुछ नियम बनाती है। यही हमारे साथ तब भी हुआ और आज भी होता है। तो जो 1781 का एक्ट आया था सेटलमेंट, उसमें क्या क्या सुधार किए गए थे देखते हैं। इसने गवर्नर जनरल काउंसिल और कंपनी के कर्मचारियों को अपने आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी। क्या कर दिया इसने कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल और कंपनी के कर्मचारी को अपने आधिकारिक, यानी जो उनके आधिकारिक कार्य थे उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से छूट दे दी। बोल दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका इसमें कोई अधिकार नहीं है, जो भी समेटना है वो समेट लेंगे गवर्नर जनरल और काउंसिल
और कंपनी के कर्मचारी। तो इनडायरेक्ट तरीके से वो जो न्यायालय बना था वो सिर्फ इंडियंस के लिए था, जिसमें सजा भी इंडियंस को ही भोगनी थी और अटैक भी उन पर, शोषण भी उन्हीं का होना था। यह निर्धारित किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों से अपील को गवर्नर जनरल इन काउंसिल में ले जाया जा सकता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। तो जो भी प्रांतों के न्यायालय से जो भी अपील आएगी, जो रिट आएगी, उसको उन्होंने साफ कह दिया कि इसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं डालना है, इसे डालना है गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है। यह प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र रखना था। क्या प्रदान करता है ये, कि जो सर्वोच्च न्यायालय था वो उसके अंडर जो भी लोग आ रहे थे वो कहाँ के आ रहे थे, तो वो सब आ रहे थे बंगाल के, ठीक है, कलकत्ता के। इसके लिए अदालत को यह भी आवश्यक था कि प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानून का प्रशासन हिंदुओं को हिंदू कानून के अनुसार करने की कोशिश की जाए और मुसलमानों को मोमडन कानून के अनुसार करने की कोशिश की जाए। इनडायरेक्ट तरीके से ये था कि ये दूसरे देश से थे, दूसरी भाषा जानते थे, दूसरे धर्म के थे, तो हमारे धर्म में इन्हें कोई आइडिया था नहीं कि किसको क्या, किसके क्या नियम है, धार्मिक तरीके से इनका क्या चलता है। इसलिए इन्होंने उसको सुपीरियर बनाने के लिए हिंदुओं के केस की वजह से एक हिंदुओं का जो थोड़ा बहुत ज्ञाता हुआ करता था हिंदू धर्म का, उसे कर दिया जाता था। और मोमडन वाले कानून में कोई एक मोमडन जिसको अच्छा खासा ज्ञान होता था धर्म के बारे में, ये कर दिया जाता था ताकि अगर कोई केस लड़ा जा रहा है तो नियम कानूनों के तहत लड़ा जाए। हालांकि कुछ था नहीं, बस जो भी होता था उन्हीं की जीत होती थी। तो इसने राजस्व मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। तो जो राजस्व मामले, जितने भी टैक्स पेयर वाली रेवेन्यू वाले सिस्टम थे, जितने भी केस थे, उनकी बोल दिया कि इन्हें सर्वोच्च न्यायालय में लाने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट था, इसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए विनियम बनाने का अधिकार दिया। यानी इसने गवर्नर जनरल जो था उसकी काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम बना सकती थी। तो कायदा तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट करे, लेकिन इन लोग को जो भी सुप्रीम दिखाना था वो दिखाना था गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल को। तो जो भी हमारे न्यायालय या परिषदों के नियम होते थे वो भी यही लोग बनाया करते थे। चलिए अगला देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। ये बहुत प्रसिद्ध है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें कुछ और बदलाव हुए थे, ज़रा एक बार देख लेते हैं इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे। अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। भारत में कंपनी के क्षेत्र पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहे जाते थे, यानी जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज कर रही थी, जो भी उसके प्रोविंस थे, तो वहाँ पर क्या बोला जाता था कि भारत में ब्रिटिश की संपत्ति है। ये कैसे हो सकता है, जब भारत की संपत्ति भारत के लोग, उसके बाद भी उसे बोला गया कि ब्रिटिश की संपत्ति है। कब बोला गया था, ये बोला गया था 1784 में। अगला देखते हैं, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर क्या कर दिया गया था, सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया गया। ठीक है। यह कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच प्रतिष्ठित था। तो जो भी था वो वाणिज्यिक कार्य अलग थे, राजनीतिक कार्य अलग थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। नियंत्रण बोर्ड नागरिक और सैन्य सरकार के सभी कार्यों या भारत में ब्रिटिश संपत्ति के राजस्व को निर्देशित करता है। यानी जो नियंत्रण बोर्ड है वो नागरिक और सैन्य सरकार के सभी कार्यों या भारत में ब्रिटिश संपत्ति के राजस्व को क्या करता था, निर्देशित करता था। कब, पिट्स इंडिया एक्ट में। पिट्स कौन थे, पिट्स जो थे वो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में ये नियम लेके आई थी 84 में, उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अगला देखते हैं, एक्ट ऑफ 1786। अब इतने पास एक्ट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक साथ किसी भी इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए नियम बनाना आसान नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल ने विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को ओवरराइड करने की शक्ति भी दी। यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उस समय कौन था, अपने यहाँ का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन उसे क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पहले हमारे विलियम बेंटिक थे, ठीक है, उसके बाद में कौन बना दिए गए, कॉर्नवालिस।
तो बंगाल के गवर्नर जनरल ने विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को ओवरराइड करने की शक्ति भी दी। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मेरी परिषद कुछ विशेष मामलों पर कुछ बोल रही है तो मैं उनकी आवाज़ को दबाकर अपनी आवाज़ वहाँ पर रख सकता हूँ। वह कमांडर इन चीफ भी होगा। उसने बोला मैं और मेरे बाद जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे वो कौन होंगे? कमांडर इन चीफ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये जो 1793 वाला एक्ट आया था, इसमें क्या था कि पहला पॉइंट था भविष्य के गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को अपनी परिषद के ऊपर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई ओवरराइडिंग पावर को बढ़ाया गया। यानी बोल दिया गया कि आगे भी अगर अपनी परिषद पे आपको ओवरराइडिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। भारत में पहली कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया और बोल दिया गया कि जो भी कंपनी का भारत पर एकाधिकार है वो 20 साल तक और कंपनी के ही हाथों रहेगा, दूसरी कोई कंपनी भारत के साथ व्यापार करने नहीं आएगी। अगला पॉइंट है नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और उनके कर्मचारी भारतीय राजस्व से भुगतान किए जाने वाले थे। यानी नियंत्रण बोर्ड के जितने भी सदस्य थे और उनके कर्मचारी थे, उन्हें जो भी पेमेंट करना था, जो भी सैलरी देनी थी, वो कहाँ से दी जानी थी? भारत के रेवेन्यू से। तो समझ रहे हैं आप, लूट का एक नया और तरीका उन लोगों ने निकाला था। अगला पॉइंट है भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जारी रहा। यानी अब ये कब की बात है? ये है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 93 के बाद में 1813 में आया, यानी पूरे 20 साल बाद नया कानून आया था, जिसे हम बोलते हैं कि जिसमें थोड़ा चीज़ें एक्स्ट्रा कर दी गई। एक तो भारत में कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले बोला गया था कि 20 साल तक और मिलेगा। और चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको कंपनी के एकाधिकार में ही बनाए रखा। लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से भारत आने के लिए ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी। यानी उनकी एक प्रोपेगेंडा ये था कि कैसे भी करके भारतीयों को शरीर से भारतीय रहें, लेकिन दिलो दिमाग से वो ब्रिटिशियस बन जाएं, अंग्रेज़ बन जाएं और उनकी बनाई हुए प्रोडक्ट को ख़रीदें और यूज़ करें। इसके लिए पहले उन्हें अपने जैसा बनाना था ताकि ये लोग उन्हें पसंद करें और भगाने की कोशिश ना करें। तो उसके लिए क्या किया गया कि जितने भी ब्रिटेन में मिशनरीज थे उन सबको बोल दिया गया कि आप भारत आना चाहो तो आ सकते हो और यहाँ पे आके इनका धर्म परिवर्तन करा सकते हो। चलिए अगला देखते हैं, चार्टर एक्ट 1833। 1833 भी अपने आप में एक ब्रॉड था। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में अंतिम कदम था। कैसे? अधिनियम जो ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण हो रहा था केंद्रीयकरण का अर्थ होता है कि सेंट्रलाइजेशन, उसका ये लास्ट स्टेप था। इसके बाद में इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों में निहित किया गया। यानी इसने क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो अब किसका होने लगा? भारत का। उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ भी दे दी गई। बोला कि ना, सिटीजन्स के लिए भी तुम ही हो और आर्म के लिए भी तुम ही हो। तो इसने बॉम्बे और मद्रास के राज्यपाल को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया और बोला कि जो बॉम्बे और मद्रास के राज्यपाल हैं उन पर इनकी विधायी शक्तियाँ नहीं होंगी। ठीक है, चलिए। पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को विनियम करने कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा गया। थोड़ा डिफरेंस आया है। वो डिफरेंस कहाँ से आया है? 1833 से, कि जो इससे पहले बनाए गए थे नियम जो भी बन के आ रहे थे 1773 से लेकर, वो क्या बोले जा रहे थे? वो बोले जा रहे थे विनियम। लेकिन अब जो आ रहे हैं वो कौन बोले जाएंगे? अधिनियम। इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया, जो महामहिम उनके उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के लिए एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया। क्या बन गया था? विशुद्ध प्रशासनिक निकाय, कि एक वाणिज्यिक निकाय बनाया था। ठीक है, गतिविधियों को समाप्त किया गया, कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, जो महामहिम उनके उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारियों के लिए एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बनाया गया। कब की बात चल रही है बेटे? ये 1833 की।
अगला पॉइंट देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली शुरू करी, लेकिन प्रयास ही रह गया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद नकार दिया गया। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी विदेश की सरकार नहीं चाहेगी कि किसी के हाथ में पावर दे दी जाए जिससे कि कभी भी कोई भी तख्ता पलट कर दे, इसलिए इसको नकार दिया गया था। अगला देखते हैं 1857, ये 1853, ये थोड़ा अलग सा है क्योंकि इसके बाद में 20 साल के लिए कोई कानून नहीं बना। तो 1793 और 1853 के बीच ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला का अंतिम, इसने परिषद का कार्य अलग कर दिया। विधायी परिषद, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, 6 नए सदस्य जोड़े। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व रखा। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 सदस्यों को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय यानी प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किया गया था। कब? भारतीय केंद्रीय विधान की परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व था। बोला गया कि तुम लोग भी आओ और इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से लिए, यानी जो 6 नए सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद में, बोल दिया गया कोई बात नहीं, 4 भारतीय होंगे, मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए। इसे बोला जाता है MBBA, ठीक है। आधिकारिक परिषद, इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की। भारतीयों के लिए खुला है मैकाले समिति, भारतीय सिविल सेवा पर समिति, यानी 1854 में नियुक्त की गई। तो जो सिविल सेवा की बात 1833 में करी गई थी उसको रद्द कर दिया गया था, लेकिन सिविल सेवकों के चयन के लिए और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू कर दी गई। कब? 1853 में। भारतीयों के लिए खुला है मैकाले समिति ने, यानी मैकाले जो समिति थी वो भारतीय सिविल सेवा पर आधारित थी, ठीक है। कब की बात है? 1854 में। अब जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम अपना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पोर्शन, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसको ख़त्म होने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी आज हमने कवर किया। और इसका रिवीजन करें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए भारत के लिए नियम। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि 1858 से लेकर 1947 तक के जितने भी अधिनियम आए थे वो। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये आपके काम आएगा और आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगा। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन है, शॉर्ट नोट्स हैं, चीज़ें कहीं मिलती नहीं है इतनी आसानी से, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रही हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास है। तो इसे मजाक में ना लें, सीरियस होकर इससे पढ़ाई करें। चलिए, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।